सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 जो कि है गति के नियम यानी कि लॉस ऑफ मोशन। और आज के लेक्चर में हम समझेंगे बल की अवधारणा को, जानेंगे कि बल क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे अरस्तु के भ्रम की। अरस्तु को कुछ भ्रम हुआ था, उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे गैलीलियो का प्रयोग और लास्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, जड़त्व यानी कि इनर्शिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर और समझते हैं बल को। बल जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फोर्स, बल को ही अंग्रेजी में कहा जाता है फोर्स। बल दिखाई नहीं देता, बल का प्रभाव दिखाई देता है। आप फोर्स को देख नहीं सकते, उसका इफेक्ट हम देख सकते हैं। बल क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विरामावस्था में या गत्यावस्था में या गति की दिशा में, तीनों ही चीज़ों में ये गति से जुड़ी हुई है। विरामावस्था में या गत्यावस्था में या गति की दिशा में या फिर वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। अगर परिवर्तन नहीं कर पाएगा तो परिवर्तन करने का प्रयास करेगा। तो बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो परिवर्तन उत्पन्न करता है या परिवर्तन उत्पन्न करने का प्रयास करता है। क्लियर है ये? तो बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु के विरामावस्था में या गत्यावस्था में या गति की दिशा में या फिर वस्तु के आकार में या फिर वस्तु की आकृति में परिवर्तन उत्पन्न कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल दिखाई नहीं देता, बल का प्रभाव दिखाई देता है। और ये कौन कौन से प्रभाव हो सकते हैं बच्चे? तो बल विरामावस्था की वस्तु को गत्यावस्था में ला देता है या लाने का प्रयास करता है। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, उस पर आप बल लगाएंगे तो हो सकता है कि वो वस्तु गति में आ जाए, क्योंकि बल वहाँ पे प्रयास कर रहा है उस वस्तु को गत्यावस्था में लाने का। और क्या कर सकता है? बल गत्यावस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अगर कोई वस्तु गतिमान है पहले से ही, तो अगर आप गति की दिशा में बल लगाएंगे तो उसकी चाल बढ़ेगी यानी गति और बढ़ेगा। और अगर आप बल गति के विपरीत दिशा में लगाएंगे तो हो सकता है वहाँ पर गति कम हो, और बहुत ज़्यादा बल लगा दिया तो हो सकता है वस्तु विरामावस्था में भी आ जाए। आगे बल गति की दिशा को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो अगर आप उसमें बल लगा रहे हैं एक सही दिशा से, तो गति की दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि फुटबॉल प्लेयर्स करते हैं, फुटबॉल उनके पास आता है, वो फुटबॉल ऑलरेडी गतिमान है, गति में है, तो एक निश्चित दिशा से बल लगाने पर वो क्या करते हैं, गोल होते हुए देखा है ना बच्चे। ये मान लीजिए गोल पोस्ट है, यहाँ पे एक प्लेयर है, इस प्लेयर ने फुटबॉल को पास किया इस प्लेयर को, तो इस प्लेयर ने बस उसकी गति की दिशा को बदल दिया और ये हो गया गोल। तो यहाँ पर बल लगाकर गति की दिशा को भी परिवर्तित किया जा सकता है। बल किसी वस्तु की आकृति या आकार में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। और अब समझते हैं अरस्तु की भ्रामकता को, एरिस्टोटल फैलेसी। अरस्तु को क्या भ्रम हुआ था? देखिए, उन्हीं को भ्रम नहीं हुआ था। अरस्तु अपने समय के सबसे महान विद्वानों में माने जाते हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके समय तक जितना भी ज्ञान था वो ज्ञान उनको पता था, फिर भी उनको कुछ भ्रम हुआ था। देखिए वो भ्रम क्या है। और आज भी अगर आप फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं अच्छे से तो ये भ्रम आपको भी हो जाता है। एक्चुअली में जो हम चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं वो कभी कभी हमें गलत फहमियाँ में डाल देती हैं। तो क्या थी वो गलत फहमी? उन्होंने ऑब्जर्व किया और हम भी ऑब्जर्व करते हैं कि अगर कोई वस्तु है विरामावस्था में है, इस पर आप बल लगाएंगे तो ठीक है, ये वस्तु गतिमान हो जाएगा। अगर वस्तु विरामावस्था में है और अगर आप उस पर बल लगाते हैं, एक निश्चित परिमाण का बल लगाते हैं, एक सही दिशा में बल लगाते हैं, तो वस्तु गतिमान हो जाएगा।
और ये गतिमान में तब तक रहेगा जब तक आप उस पर बल लगाते रहेंगे। यही तो हम ऑब्जर्व करते हैं ना। अगर आप मान लीजिए, चलो फुटबॉल की बात करें, बल लगा दिया, उसको एक किक मार दिया फुटबॉल को, तो आप देखते हैं कि फुटबॉल जाके फिर रुक जाता है कुछ दूरी के बाद। तो इससे हमको ये लगता है कि उस फुटबॉल को अगर गतिमान रखना है तो हमें उस पर एक निरंतर बल लगाना पड़ेगा। और यही भ्रम अरस्तु को भी हुआ था, जिन्होंने ऐसा बोला कि किसी भी पिंड को गतिशील रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। और ये हम ऑब्जर्व करते हैं। तो अभी आपको लग भी रहा होगा कि इसमें गलत क्या है। किसी भी पिंड को गतिमान रखने के लिए, गतिशील रखने के लिए उस पर निरंतर बल की आवश्यकता होती है। ये डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप बल नहीं लगाएंगे तो वस्तु, जो गतिमान वस्तु है, वो कुछ दूरी जाकर रुक जाएगी। लेकिन ये भ्रम है, ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं ऐसे कैसे पता चला कि नहीं है। इसके लिए हम बात करते हैं गैलीलियो के प्रयोग की। गैलीलियो ने आनत समतल पर प्रयोग किया और यहीं से फिर जड़ निकल कर आता है। और अरस्तु का जो एक भ्रम था, और उस भ्रम से भी एक हमको मुक्ति मिलती है कि नहीं यार, किसी भी वस्तु को गतिशील रखने के लिए निरंतर बल की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर हम कंडीशंस की भी बात करेंगे, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली देखें, अगर व्यवहारिक रूप में हम देखें तो वस्तु को गतिशील रखने के लिए आपको बल की आवश्यकता पड़ती ही है। अगर आप निरंतर गतिशील रखना चाहते हैं तो आपको निरंतर बल लगाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे भ्रम कैसा है, चलिए समझते हैं। पहले समझते हैं गैलीलियो के प्रयोग को, और ये प्रयोग है आनत समतल पर। आनत समतल यानी कि ऐसा समतल, इंक्लाइंड, जिसमें जैसे अब पार्क वार्क में जाते हैं तो वहाँ पे फिसल पट्टी होती है, वैसे ही समतल की बात हो रही है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया है, उन्होंने एक आनत समतल पर नीचे की ओर, इस वाले की बात हो रही है बच्चे, देखो, नीचे की ओर वस्तु की गति करवाई और ये निष्कर्ष निकाला कि आनत समतल पर नीचे की ओर गतिमान वस्तुएं त्वरित होती हैं। आप भी त्वरित होते हो, जब आप यहाँ से फिसलोगे तो आपका वेग बढ़ता जाता है। तो गैलीलियो ने यह प्रयोग किया है कि जब भी आनत समतल पर वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है तो वह त्वरित होती है, उसका वेग बढ़ता है। ये ऑब्जर्वेशन है, ये प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। आगे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, फिर उन्होंने वस्तु की आनत समतल पर ऊपर की ओर गति करवाई, फिर उन्होंने वस्तु को इसी आनत समतल पर ऊपर की ओर फेंका है। ऐसे हवा में ऊपर नहीं फेंकना है, इसी समतल पर ऊपर की ओर फेंकना है। और ये निष्कर्ष निकाला कि आनत समतल पर ऊपर की ओर जाने वाली वस्तुओं में मंदन होता है। ये दोनों चीजें साफ है, आप करके देख सकते हैं। अगर आप वस्तु को इस आनत समतल से नीचे की ओर गिराएंगे तो वस्तु त्वरित होगी, और अगर आप इस आनत समतल पर वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे, ऊपर की ओर गति करवाएंगे, तो उसमें मंदन उत्पन्न होगा। मंदन यानी कि उसका वेग कम होता जाएगा। ये दोनों ऑब्जर्वेशन क्लियर हैं आपको। अगर आप यहाँ से बॉल को लुढ़का रहे हैं तो उसका वेग बढ़ता जाएगा, अगर आप बॉल को यहाँ से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो उसका वेग घटता जाएगा, यानी वो मंडित हो रही है। फिर गैलीलियो ने बोला कि चलो एक काम करते हैं, ये जो आनत समतल है इसको एकदम फ्लैट कर देते हैं। फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया होगा, इसके बाद उन्होंने क्षैतिज समतल पर वस्तु की गति कराई और यह पाया कि अधिक घर्षण होने पर, देखो अरस्तु के समय में घर्षण की कोई खास जानकारी नहीं थी, वो इस चीज को इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि उस समय तक घर्षण को हमने समझा ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि हमने नहीं समझा था तो घर्षण था नहीं, लेकिन उस समय तक विज्ञान में, भौतिकी में घर्षण की चर्चा नहीं हुई थी, तो वो घर्षण को मिस कर रहे थे। घर्षण उनके लॉजिक में या घर्षण उनके अध्ययन में शामिल नहीं था। इसलिए उन्होंने बोला था कि अगर किसी भी वस्तु को गतिशील रखना है तो उस पर निरंतर बल लगाना पड़ेगा। लेकिन अब हम जानते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, अगर बहुत अधिक घर्षण है तो जितना ज़्यादा घर्षण होगा वस्तु उतनी ही कम दूरी तय करेगी और फिर जाके रुक जाएगी। अधिक घर्षण होने पर वस्तु कम दूरी पर रुक जाती है, जबकि कम घर्षण होने पर वस्तु अधिक दूरी तक जाकर रुकती है। और अब यहाँ पे आता है लॉजिक की बात। देखो, यहाँ से तो बहुत आसान है।
अगर ऊपर से नीचे गिराया तो त्वरित होगा, नीचे से ऊपर की ओर लुढ़काया यानी ऊपर की ओर फेंका तो मंडन होगा। अब बात यह है कि अगर एक समतल तल पर गड्डी करवाया जाए तो क्या होगा। तो समझ में आता है कि अगर घर्षण ज़्यादा होगा तो वस्तु कम दूरी तय करके रुक जाएगी, और अगर घर्षण बहुत कम होगा तो वस्तु ज़्यादा दूरी तय करेगी। मैंने दोनों ही स्थितियों में बल उतना ही लगाया है, हमने एफर्ट उतना ही लगाया है, हमने प्रयास उतना ही किया है। इन चीज़ें निर्भर कर रही हैं उस समतल के प्रकृति पर। अगर ज़्यादा खुरदुरा होगा यानी घर्षण ज़्यादा होगा तो कम दूरी तय करके ही रुक जाएगा, और अगर बहुत स्मूथ होगा, बहुत चिकना होगा, घर्षण कम होगा तो बहुत अधिक दूरी तक तय करेगा। इसके बाद आता है गैलीलियो के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया कि चलो एक काम करते हैं, द्विआनत तल पर प्रयोग करके देखते हैं। द्विआनत तल, ठीक है, तो इसी को कहा जाता है गैलीलियो का द्विआनत समतल पर प्रयोग। तो उन्होंने क्या किया है, एक समतल के सामने दूसरा आना समतल रख दिया है। ये रहा एक आना समतल और ये रहा दूसरा आना समतल, बीच में फ्लैट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे कहा जाता है गैलीलियो का द्विआनत समतल का प्रयोग। द्विआनत यानी दो आनत, दो इंक्लाइंड ऐसे इधर से लुढ़का रहे हैं, इधर पे चढ़ा रहे हैं और बीच में समतल है। तो अब देखो इन्होंने यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्व किया है, चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ में। पीडीएफ नोट्स आपको मिलता है टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और नीचे कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने अब क्या किया, द्विआनत समतल पे प्रयोग करके देखा है और ये पाया है कि जब इस वस्तु को इस ऊंचाई से गिराया जा रहा है, अभी दोनों आना समतलों का जो इंक्लिनेशन है यानी जो झुकाव है वो समान रखा है। तो ये पाते हैं कि वस्तु यहाँ से त्वरित होती हुई जाती है और इस दूसरे वाले समतल पर लगभग उतनी ही ऊंचाई पर जाती है, जितनी ऊंचाई से छोड़ा गया है लगभग उतनी ऊंचाई पर जाती है, उससे ऊपर जाती ही नहीं है, उससे ऊपर जाती ही नहीं है। जिस ऊंचाई से छोड़ा गया है उस ऊंचाई से या तो कम या तो बहुत अधिक या तो उसके बराबर जाएगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इस जो दूसरा वाला द्विआनत समतल है उसके झुकाव को कम कर दिया है। देखो यहाँ पे दोनों का झुकाव बराबर है, दोनों का झुकाव बराबर है, जिस ऊंचाई से आप छोड़ रहे हैं लगभग उसी ऊंचाई तक जाता है, उससे कम उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे अभी कारण आप समझेंगे। इसके बाद उन्होंने दूसरे वाले आना समतल के झुकाव को कम कर दिया और ये पाया है कि जब इस वस्तु को यहाँ से छोड़ा जा रहा है तो त्वरित हो रही है और ये जाके फिर लगभग उतनी ही ऊंचाई पर, लगभग अभी भी उतनी ऊंचाई पर जाता है। लेकिन अब देखिए, अब उसने ज़्यादा दूरी तय किया है, दूरी ज़्यादा तय किया है, लेकिन इसको एक बार मैं पढ़ ही देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। अपने दूसरे प्रयोग में गैलीलियो ने द्विआना समतल यानी कि एक आना समतल के सामने दूसरा आना समतल का उपयोग किया। इसमें उन्होंने पहले आना समतल पर एक गेंद को विरामावस्था से छोड़ा तथा पाया कि छोड़ी गई गेंद नीचे लुढ़कती है, ये आप भी पाएंगे, और दूसरे आना समतल पर ऊपर चढ़ती है, यहाँ से लुढ़क कर यहाँ पर चढ़ती है। यानी दोनों आना समतलों के पृष्ठ अधिक रुक्ष यानी खुरदुरे नहीं हैं। ज़्यादा खुरदुरा होगा ज़्यादा घर्षण होगा, ज़्यादा घर्षण होगा तो बहुत जल्दी रुक जाएगी, ये आज हम समझते हैं बहुत अच्छे से। नहीं है तो गेंद की अंतिम ऊंचाई उसकी आरंभिक ऊंचाई के लगभग समान होती है। यह आरंभिक ऊंचाई से सदैव कुछ कम होती है, उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकती, परंतु अधिक कभी नहीं होती। आदर्श स्थिति में जब घर्षण बल पूर्णतः विलुप्त कर दिया जाता है तब गेंद की अंतिम ऊंचाई उसकी आरंभिक ऊंचाई के समान होनी चाहिए। ये उन्होंने एक अवधारणा मान ली है कि चलो अगर घर्षण को पूरा विलुप्त ही कर दें तो जिस ऊंचाई से छोड़ा जा रहा है उसी ऊंचाई तक जाएगा। उसके बाद गैलीलियो ने क्या किया, गैलीलियो ने बहुत कम घर्षण वाले द्विआना समतल के दूसरे समतल के ढाल को घटाकर प्रयोगों को दोहराया। उन्होंने पाया कि कम ढाल करने पर वस्तु अधिक दूरी चलती है, ज़्यादा दूरी तक जा रहा है, किंतु उसके द्वारा चढ़ी गई दूरी या चढ़ी गई ऊंचाई वही रहती है।
जब उन्होंने दूसरे समतल का ढाल, अब यहां पे देखिए हम थर्ड वाले की बात करेंगे, ढाल शून्य कर दिया अर्थात दूसरे समतल को क्षैतिज कर दिया, तब उन्होंने पाया कि गेंद बहुत अधिक दूरी तक चलती है। और अगर हम आदर्श स्थिति की बात करें, आइडियल कंडीशन की बात करें, जब वहां पे घर्षण है ही नहीं, घर्षण शून्य है, हालांकि घर्षण शून्य नहीं हो सकता लेकिन हम मानते हैं कि चलो घर्षण शून्य है, अगर घर्षण शून्य कर दिया जाए तो गेंद अनंत दूरी तक चलेगी अर्थात इसकी गति कभी नहीं रुकेगी। तो 1 2 3 कंडीशन आप देखिए, यहां से गेंद लुढ़क रही है और लगभग उतनी ऊंचाई तक जा रही है, घर्षण बहुत ही नगण्य मान रहे हैं हम। जब उन्होंने इस दूसरे समतल के झुकाव, दूसरा जो द्विआना समतल है उसके झुकाव को कम किया है, तो अब गेंद ज्यादा दूरी तक जा रही है और लगभग अभी भी उतनी ऊंचाई तक, ऊंचाई लगभग उतनी है। तो उनके दिमाग में आइडिया आता है कि अगर मैं इसको समतल कर दूं तब तो ये चलते ही चला जाएगा, चलते ही चला जाएगा, चलते ही चला जाएगा, यानी कि एक बार जो वस्तु गति में आ गई वो तो गति में ही रहेगी, उसको फिर गति में रखने के लिए मुझे बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कंडीशन ये है कि वहां पर घर्षण नहीं होना चाहिए। और अरस्तु के समय में क्योंकि घर्षण की जानकारी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने ये बोला कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो इसको गति में रखने के लिए हमें निरंतर बल की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आज हम ये जानते हैं कि अगर घर्षण को शून्य कर दिया जाए, घर्षण न हो, तो क्या होगा बच्चे, जो वस्तु गति है वो गति ही करती रहेगी। यानी कि वस्तु की गति को बनाए रखने के लिए हमें निरंतर बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अरस्तु को क्या भ्रम हुआ था, और ये भ्रम हमें भी होता है, लेकिन अब हम समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग। चलिए अब आगे चलते हैं। तो बाह्य विरोधी घर्षण बल के कारण वस्तु विराम में आ जाती है। यदि घर्षण न होता तो लुढ़कती गेंद क्षैतिज समतल पर एक समान वेग से निरंतर चलती रहती है। अगर घर्षण नहीं होगा तो गेंद एक बार गति में आ गया तो गति में रहेगा। और चलिए अब समझते हैं जड़त्व को। जड़त्व क्या है? देखो, कई लोगों को यह लगता है कि जड़त्व जो है वो न्यूटन ने दिया था, क्योंकि हम पढ़ते हैं न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट लेक्चर न्यूटन के गति के नियमों पर ही आधारित है। और वहां पे जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, जो पहला नियम है, जो फर्स्ट लॉ है, जिसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं, तब हमको लगता है कि जड़त्व जो है ना, ये जड़त्व नाम का एक जो प्राणी होगा, हालांकि प्राणी नहीं है, इसको न्यूटन ने दिया है। जड़त्व का कॉन्सेप्ट, जड़त्व की अवधारणा या जड़त्व का सिद्धांत न्यूटन ने नहीं दिया, ये गैलीलियो ने दिया है। और अभी आपने प्रयोग देखा है, तो उन्होंने पाया है कि एक बार जो वस्तु, देखिए विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही है, तो अपने आप तो गति में आ नहीं रही है। आपके सामने अभी भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपकी बुक्स, आपके टेबल पर रखा हुआ पानी बॉटल, या आपका चार्जर, या आपके बैग में रखा हुआ कोई सामान, कुछ भी हो सकता है। वो जो वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहती है जब तक कि आप उस पर बाह्य बल नहीं लगाते हैं। वस्तु अपने आप गति में तो नहीं आ रही है ना। दूसरा, अब आप देखिए वहां पर जब हम बात कर रहे हैं गैलीलियो का जो प्रयोग था, गैलीलियो ने अपने प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला है कि अगर घर्षण नहीं होगा तो जो वस्तु गतिमान है, जो बॉल लुढ़क रहा है, वो लुढ़कता ही चला जाएगा, यानी कि अनंत काल तक वस्तु गतिमान ही रहेगा। और यहीं से आता है जड़त्व का सिद्धांत। यानी कि चलिए समझते हैं कि जड़त्व क्या है। तो पहले तो जड़त्व की परिभाषा देख लें। किसी भी वस्तु में अंतर्निहित वह गुण, जड़त्व किसी भी वस्तु का एक गुण है। कौन सा गुण है? जिसके कारण वह स्वतः ही अपनी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, वही गुण उसका जड़त्व कहलाता है। तो क्या है जड़त्व? जड़त्व किसी भी वस्तु में अंतर्निहित वह गुण है जिसके कारण वह अपने आप ही अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि जो वस्तु विरामावस्था में है वो अपने आप ही गत्यावस्था में नहीं आ जाएगा। जो वस्तु गतिमान है वो अपने आप ही रुक भी नहीं जाएगा। कोई भी वस्तु अपने आप ही अपने अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, और जिस गुण के कारण असमर्थ होती है
उस गुण को हम कहते हैं जड़त्व। इंग्लिश में इसे कहेंगे इनर्शिया। इनर्शिया बच्चे, अच्छा वहां लिखा हुआ है, फिर मैं लिख दूं इनर्शिया। तो किसी भी वस्तु में अंतर्निहित वह गुण जिसके कारण वह स्वतः ही अपनी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, उसका जड़त्व कहलाता है। अगर टेबल पे आपका पानी बॉटल रखा हुआ है तो तब तक वो विरामावस्था में ही रहेगा जब तक कि आप उस पर बल नहीं लगाएंगे। यानी कि वह वस्तु, उसके अंदर एक गुण है जिसे हम नाम दे रहे हैं जड़त्व। उस जड़त्व के कारण अपने आप ही अपने विरामावस्था की स्थिति को परिवर्तित नहीं कर सकती है। और अगर कोई वस्तु गतिमान है तो जब तक उस पर, अगर मैं बल की बात कर लूँ तो भी ये न्यूटन का प्रथम नियम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे नियम की बात नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पे पहले समझने वाले हैं कि जड़त्व क्या है। हालांकि न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व का नियम ही है, इसीलिए हमको जड़त्व को समझ लेना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जड़त्व एक गुण है, किसी भी वस्तु का गुण है जो उसके अवस्था में परिवर्तन करने का विरोध करती है। देखिए ये भी उसकी एक परिभाषा ही है। पहली बात तो ये कि वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था में अपने आप भी परिवर्तन नहीं कर सकता है, और दूसरी चीज ये भी है कि अगर आप परिवर्तन करना चाहेंगे तो उस परिवर्तन का विरोध भी करेगा। वस्तु का जो जड़त्व है, उस जड़त्व के कारण वस्तु यानी कोई भी पदार्थ या कोई भी पिंड, जब उस पर आप बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसका जो जड़त्व है उस परिवर्तन का विरोध करता है। देखिए इनर्शिया जो है तो हम इंसानों की, अगर मैं व्यवहारिक इनर्शिया की बात करूं, व्यवहारिक यानी कि वैचारिक इनर्शिया की बात करूं, आपके जो विचार हैं उसको अगर कोई परिवर्तित करना चाहता है अपने विचारों से तो आप उसका विरोध करते हैं। तो इनर्शिया एक्चुअली में एक मानव प्रजाति वाला एक गुण है। आप भी परिवर्तन से डरते हैं, आप भी परिवर्तित नहीं होना चाहते, चेंज से आप भी चेंज को अवॉइड करते हैं। नहीं, मुझे बदलना नहीं है, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। तो वस्तु का भी वही है, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहती है, उसी गुण को हम कहते हैं जड़त्व। क्लियर है ये? तो अब समझते हैं कि भाई जड़त्व का गुण आता कहां से है या जड़त्व की माप क्या है। तो समझिए मेरी बात, जड़त्व की माप है उस वस्तु का द्रव्यमान। किसी भी वस्तु के जड़त्व की माप है उसका द्रव्यमान। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उस वस्तु का जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा जड़त्व। जैसे कि एक छोटा सा अगर पत्थर है तो इसको आराम से आप उठा के फेंक सकते हैं, लेकिन अगर यही बहुत बड़ा सा पत्थर होगा तो उसे हिलाने या डुलाने में भी आपकी नानी तक याद आ जाएगी। यही है ना? तो क्योंकि अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका जड़त्व ज्यादा है, यानी कि वो आपके लगाए गए बल का विरोध ज्यादा कर रहा है। तो अगर आप उसके अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको इतना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा कि आप उसके जड़त्व से जीत पाएं। आपको उसके जड़त्व से उभरने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि ज्यादा द्रव्यमान अर्थात उसके अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आपको ज्यादा प्रयास, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि बल ही तो है जो परिवर्तन कर सकता है। और परिवर्तन का विरोध करता है उस वस्तु का जड़त्व, और जड़त्व की माप है द्रव्यमान। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा बच्चे उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा। बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है, आप कुछ भी ले लीजिए। जिस वस्तु का द्रव्यमान कम है उसे आप आसानी से हिला डुला और फेंक सकते हैं, लेकिन अगर द्रव्यमान ज्यादा हो रहा है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है, तो फिर आप उसे अकेले के बस की बात नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि बस की बात नहीं है, होता है ना। अगर आप एक साइकिल की बात करें, ये चलिए एक साइकिल हो गया, ये चलो एक साइकिल बना दिया मैं, तो साइकिल को आप आराम से लुढ़का के ले जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर एक ट्रक की बात कर दें हम लोग, तो क्या ये एक नया डिजाइन का ट्रक है? क्या इस ट्रक को आप अकेले धक्का दे पाएंगे? नहीं, क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा है, यानी कि उसका जड़त्व ज्यादा है। यानी कि जब आप बल लगाते हैं तो उसके विरोध करने की क्षमता ज्यादा है। नहीं, मैं तो विरामावस्था में हूँ, विरामावस्था में ही रहूंगा। साइकिल का द्रव्यमान
कम है यानी उसका जड़त्व कम है, इसलिए आप कम बल लगाकर भी उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तो बच्चे अब मुझे लगता है कि जड़त्व क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जड़त्व को समझना बहुत जरूरी है। हम न्यूटन के गड्डी के नियम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर से, और न्यूटन का जो गड्डी का पहला नियम है वो जड़त्व का नियम ही है। तो जड़त्व को एक बार फिर समझ लीजिए कि किसी भी वस्तु का वह गुण जो परिवर्तन का विरोध करता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे कहते हैं उसका जड़त्व, और जड़त्व की माप है द्रव्यमान। जड़त्व के प्रकार देखिए 3 प्रकार के जड़त्व हो सकते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 विराम का जड़त्व, नंबर 2 गड्डी का जड़त्व, और नंबर 3 दिशा का जड़त्व। यह दिशा पढ़ने का जड़त्व नहीं है, यह दिशा डायरेक्शन वाला जड़त्व है। विराम का जड़त्व, गड्डी का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगा। अगर आप उसके विराम से परिवर्तन करना चाहेंगे तो उसका विरोध करेगा, उसे हम कहेंगे विराम का जड़त्व। अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा। अगर आप उसके गति में परिवर्तन करना चाहेंगे तो वह उसका विरोध करेगा, उसे हम कहेंगे गति का जड़त्व। और एक चीज और, दिशा का जड़त्व। जो वस्तु जिस दिशा में गतिमान है उसी दिशा में गतिमान रहना चाहता है। अगर आप दिशा में परिवर्तन करना चाहेंगे तो उसका भी विरोध करेगा। तो ये हो गया विराम का जड़त्व, गड्डी का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। तो चलिए आज के लेक्चर में तो बस इतना ही है। आज हमने बस ये समझा है कि बल क्या है, और उसके बाद अरस्तु की जो भ्रामकता है, अरस्तु का जो एक फैलसी है, एक गलत अवधारणा है, उसको भी समझा है। उसके बाद हमने गैलीलियो के प्रयोग को समझा, और फिर समझा है कि जड़त्व क्या है। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।